नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र अवस्थी आपका एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के अंदर। दोस्तों, आज अपन चालू कर रहे हैं राजस्थान का सबसे छोटा, सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश। उसका नाम है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। अब देखें दोस्तों, इसके अंदर देखिए दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है, तो हम देखिए पठारी भाग है तो क्या है, सागर तल से ऊंचा होगा, समुद्र तल से, और सबसे बड़ी भाग है दक्षिण पूर्व, तो इसकी डायरेक्शन ही क्या है, दक्षिण पूर्व की तरफ है। अब यहाँ अपन इसकी छोटी छोटी विशेषताएं देखते हैं। देखें क्षेत्रफल कितना है इसका, 6.89, या हम कह सकते हैं कि लगभग 7%। ठीक है। जनसंख्या की बात करें तो कितनी है, 11% जनसंख्या इसके अंतर्गत निवास करती है। ठीक है। फिर हम देखें कि जलवायु कैसी है, अति आर्द्र। क्यों? क्योंकि यहाँ जब अरावली है, और अरावली क्या करती है, इस क्षेत्र के अंदर आने वाली वर्षा को, जो मानसूनी हवाएं हैं जो बंगाली खाड़ी से, तो उनको रोक के क्या करती है, वर्षा कराती है। इसलिए सर्वाधिक वर्षा वाला प्रदेश भी कौन सा है, अगर अपन देखें तो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। अब देखें जलवायु अति आर्द्र है। उसके बाद फिर अपन देखें मृदा कैसी है, मध्यम काली। कौन सी मृदा है, मध्यम काली मृदा है। इसको हम क्या कह सकते हैं, कपासी मृदा, क्योंकि आप जानते हैं काली मृदा में क्या होती है, कपास ज़्यादा होती है ब्लैक सॉइल के अंदर। फिर अपन देखें वर्षा कितनी है, 100 सेंटीमीटर से अधिक। तो वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ अपन देखें अवशेष किसका है, ये गोंडवाना लैंड का। किसका अवशेष है, ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तो राजस्थान के अंदर अपन देखें तो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, क्षेत्रफल सबसे कम है, सभी भौतिक प्रदेशों में सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग का। जनसंख्या 11% है। जलवायु अति आर्द्र है। मृदा मध्यम काली है, कपासी है, क्योंकि पठारी भाग है। और पठारी भाग भी कैसा, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, तो इसलिए इसकी मृदा क्या है, प्रायद्वीपीय पठार किसे है, बेसाल्ट लावा का बना हुआ है, इसलिए उसकी मृदा कैसी है, काली। तो इसकी भी क्या है, क्योंकि ये भी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, इसलिए इसकी मृदा भी कैसी होगी, काली मृदा होगी। अब देखें अवशेष गोंडवाना लैंड। तो राजस्थान में जितने भी भौतिक प्रदेश हैं वो दो तो तैतीस सागर के हैं। जैसे कौन कौन से हैं, उत्तर पश्चिम अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी मैदानी भाग, ये तो तैतीस सागर के अवशेष हैं। और अरावली और प्रायद्वीपीय जो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है वो किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का। अब यहाँ अगर अपन देखें कि हिस्सा किसका है, हिस्सा या भाग, तो ये किसका है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग का। जो भारतीय प्लेट है इसको अपन क्या कहते हैं, भारतीय प्लेट। इस भारतीय प्लेट का मूल हिस्सा कौन है, अगर अपन देखें तो क्या है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग। अब देखो ये इसके बेसिक स्ट्रक्चर हैं या बेसिक इसके अंदर चीज़ें हैं। अब यहाँ अगर अपन देखें, देखिए राज्य का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश और राज्य का सबसे प्राचीनतम भाग। क्यों? क्योंकि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसका जो ये वाला हिस्सा है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, ये क्या है, अपन कह सकते हैं कि हाड़ौती का पठार, यही प्रायद्वीपीय पठार का अगर अपन देखें हिस्सा है। और इसके नीचे कौन सा है, मालवा का पठार। तो यहाँ अगर अपन देखें तो ये बेसिक चीज़ें निकल के आती हैं। अब यहाँ अगर अपन देखें कि इसके अंदर वनस्पति कैसी मिलेगी, तो हम बात करें तो वनस्पति उष्ण, शुष्क और आर्द्र वन, प्लस हम ये कह सकते हैं कैसे वन मिलेंगे, सागवान के वन मिलेंगे। तो ये इसके अंदर अपन देखते हैं, यहाँ इसकी विशेषता है। अब इसकी प्रमुख नदी है वो कौन सी है, चंबल, काली सिंध, पार्वती और उनकी सहायक नदियाँ। ठीक है। तो यहाँ अगर अपन देखें, आगे बढ़ते हैं अपन।
देखें नदी तो चंबल, काली सिंध, पार्वती आदि, ये इसकी प्रमुख नदियां हैं। अब अपन देखें कि बेसिकली दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की जो प्रमुख फसलें कौन सी हैं? बागवानी फसलें। अब यहाँ अगर अपन बात करें, देखिए दक्षिण पूर्वी पठारी संदर्भ के अंदर अपन बात कर रहे हैं, तो इसको अगर अपन देखें तो दो हिस्सों में बांटा गया है। किसको? दक्षिण पूर्वी पठारी भाग को। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की अगर अपन बात करें तो इसके दो भाग हैं। कौन से? दो भाग हैं। यहाँ अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ देखें, पहला जो ए पार्ट है उसका नाम है विंध्यन कगार, और दूसरा है दक्कन लावा पठार। इसी के अंतर का क्षेत्र आता है हाड़ौती। किसका आता है? हाड़ौती का पठार आता है इसके अंदर। अब हम पहले चर्चा करते हैं विंध्यन कगार की। ठीक है, विंध्यन कगार देखिए, विंध्यन कगार से पहले अगर अपन एक चीज़ देख लें कि देखिए चंबल जो नदी का क्षेत्र है, चंबल नदी निकलती कहाँ से? क्योंकि इस पठार की मूल नदी क्या है? चंबल नदी। तो चंबल नदी की अपन बात कर लेते हैं पहले। तो देखिए चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिला कौन सा है? इंदौर, और अममोरू की पहाड़ियों में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के अंदर विंध्याचल पर्वतमाला की जाना पाओ की पहाड़ियों से निकलती है, और धीरे धीरे अगर अपन देखें राजस्थान के अंदर 84गढ़ चित्तौड़ में प्रवेश करती है। उसके बाद राजस्थान के 6 जिलों के अंदर बहकर और यमुना यूपी के इटावा के अंदर मुरादगंज के अंदर किस में मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। तो अपन देखें चित्तौड़ से कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होते हुए कहाँ निकल जाती है? मुरादगंज, इटावा में यमुना के अंदर मिल जाती है। अब अपन देखें, क्योंकि यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी तो वो कौन सी है? चंबल है। ठीक है, अब यहाँ अगर अपन देखें तो चंबल का जो एरिया है, बेसिकली चंबल को अपन कहते हैं चमड़वती। ठीक है, और इसके प्राचीन नाम है, और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंतर्गत क्या बनाती है? सीमा रेखा भी बनाती है, जो अपन इसकी नदी के संदर्भ में डिस्कस करेंगे। अब अपन देखते हैं कि देखिए यहाँ कुछ ऐसी कि जो मालवा का पठार, ये जो मालवा का पठार है यही क्या है? ये भी किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, जो अपने हाड़ौती के पठार के जस्ट नीचे स्थित है। और मालवा के पठार की भी प्रमुख नदी कौन सी है? चंबल ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपन इसको दक्षिण पूर्वी पठारी भाग को विभाजित करते हैं। इसका पहला भाग लेते हैं विंध्यन कगार। क्या लेते हैं? विंध्यन कगार। अब विंध्यन कगार की बात करें तो ये है क्या? देखिए विंध्याचल पर्वतमाला का जो पश्चिमी सिरा है वो क्या है? सवाई माधोपुर। जो इसको अपन कह रहे हैं कि विंध्याचल पर्वतमाला का पश्चिमी सिरा, ये आके किससे मिलता है? अरावली से मिलता है। और अरावली विंध्याचल पर्वतमाला से कहाँ मिलती है? सवाई माधोपुर के अंदर। अरावली विंध्याचल पर्वतमाला से कहाँ मिलती है? सवाई माधोपुर के अंतर्गत मिलती है। तो यहाँ अपन देखें विंध्यन कगार, तो ये कहाँ से कितने जिलों के अंदर विस्तृत है? तो हम दिखते हैं धौलपुर से करौली से सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर से बूंदी। तो ये जो एरिया लगता है इसको अपन कहते हैं विंध्यन कगार। और ये किसका बना हुआ है? बलुआ पत्थर का बना हुआ है। ठीक है, विंध्यन कगार अर्थात विंध्याचल विंध्यन क्रम की चट्टानें कहाँ मिलेंगी? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और बूंदी के कुछ क्षेत्र के अंदर मिलेंगी। और ये किसकी बनी है? बलुआ पत्थरों की बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं अपन। दूसरा जो क्षेत्र लेते हैं अपन वो इसका है, दूसरा जो इसका क्षेत्र है वो है दक्कन
लावा पठार, दक्कन लावा पठार। तो दक्कन लावा पठार के अंदर अपन बात करें, देखिए दक्कन लावा पठार, दक्कन उर्दू का वर्ड है जिसको दक्षिण के अंदर अपन क्या कहते हैं, दक्षिण को उर्दू में क्या कहते हैं, दक्कन कहते हैं। और लावा मतलब ज्वालामुखी से निकला हुआ है क्षेत्र, पठार मतलब ज्वालामुखी से निर्मित पठार। तो ये अगर अपन देखें तो, और किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का। अब देखें इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, तो बूंदी, बूंदी के बाद कोटा, कोटा के बाद बारा, और बारा के बाद झालावाड़। क्या आता है, झालावाड़। अब अपन देखें बूंदी, कोटा, भारा और झालावाड़। बूंदी के अपन देखते हैं कि बूंदी चित्रकारी के लिए भी फेमस है, बूंदी शैली। और बूंदी की अगर अपन बात करें तो बूंदी के अंदर दर्रे कौन कौन से हैं, रामगढ़ दर्रा, खटकर दर्रा, ठीक है, और लाखेरी दर्रा। लाखेरी दर्रा भी है और लाखेरी वह स्थान है जहां 1915 में एसीसी प्रीमियम सीमेंट का कारखाना लगाया गया। राजस्थान का पहला सीमेंट का कारखाना कहाँ लगाया गया, बूंदी जिले के अंदर लगाया गया। तो 3 दर्रे, रामगढ़ दर्रा बूंदी, खटकर दर्रा बूंदी, लाखेरी दर्रा बूंदी के अंदर। अब अपन बात कर लेते हैं कोटा। तो देखिए कोटा राजस्थान की शिक्षा नगरी है, राजस्थान की औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और कोटा के अंदर अगर अपन देखें कि काफ़ी जो चंबल का एक तरीके से कोटा सिंचाई बैराज जो बहुत इंपॉर्टेंट बांध है और सिंचाई के लिए ही एक्सक्लूसिवली उपयोग होता है उसका। अब उसके बाद अपन देखते हैं, देखिए बारा जिले की अपन बात करें तो बारा जिले का एक जो पठारी भाग है उसकी जो आकृति कैसी है, घोड़े की नाल की आकृति। तो बारा जिले की जो पठारी भाग है उसकी जो आकृति है घोड़े की नाल की नुमा है, और इसलिए उसको पठारी भाग का नाम है शाहाबाद पठारी भाग। क्या कहते हैं उसको, शाहाबाद पठारी भाग। और शाहाबाद आप जानते हैं किसके लिए, सहरिया जनजाति के लिए भी फेमस है। तो अभी अपन देखते हैं कि बारा जिले की शाहाबाद और किशनगंज जो तहसील है वो सहरिया जनजाति का एक तरीके से स्थान बताते हैं, वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट जनजाति है। तो ये अपन देखें जो शाहाबाद पठार है वो कैसा है, घोड़े की नाल नुमा पठार है, और कहाँ पर है, बारा जिले के अंदर स्थित है। अब आ जाते हैं अपन झालावाड़ की बात करें तो देखिए झालावाड़ के संदर्भ में बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए झालावाड़ राजस्थान का मानसून का प्रवेश द्वार भी कहते हैं झालावाड़ को। झालावाड़ में जो पठारी क्षेत्र है उसका नाम है डग गंगाधर क्षेत्र। झालावाड़ का जो पठारी क्षेत्र है उसका नाम क्या है, डग गंगाधर क्षेत्र है। अब झालावाड़ के अंदर अगर अपन देखें कि यहाँ पे मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं जिनका ढाल कहाँ है, उत्तर की ओर। झालावाड़ के अंदर झालरा पाटन जगह है जहाँ से उसकी जो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ वहाँ उसका ढाल कहाँ है, उत्तर की ओर है। तो ये जो पहाड़ियाँ वाली क्षेत्र है, इसके अलावा अपन देखें कि बेसिकली झालावाड़ सोयाबीन के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। बारा जिला मसालों के उत्पादन के लिए फेमस है। तो ये पिछले कुछ सालों के अंतर्गत यहाँ पे दलहनी फसलों का क्षेत्र भी काफ़ी बड़ा है। अब यहाँ अगर अपन देखें, देखिए इस जो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है इसको अपन हाड़ौती भी कहते हैं, और हाड़ौती का मतलब क्या होता है, कोटा और बूंदी। अगर आपसे हाड़ौती पूछे एक्सक्लूसिवली तो क्या है, कोटा और बूंदी जो है वो क्या एक्सक्लूसिव हाड़ौती के अंदर आते हैं। एक बार आरएस के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था कि हाड़ौती है तो कोटा बूंदी भी दे दिया, साथ में इसके और जिले भी दे दिए थे, लेकिन मूल रूप से अगर हाड़ौती शब्द यूज़ करेंगे तो किसके यूज़ करेंगे, कोटा और बूंदी के संदर्भ में यूज़ करेंगे। अब अपन देखते हैं कि अब देखिए ये जो पठारी भाग है, एक राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर एक क्वेश्चन आया क्या कि निम्न में से राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक भाग है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक भाग दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है, ना कि अरावली। ये आप एक ध्यान रखें कि सब लोग सोचते हैं प्री कैम्ब्रियन युग में ये और अरावली ही राजस्थान का प्राचीनतम भाग है, या ये भारत की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। ठीक है, प्राचीनतम वलित पर्वतमाला तो है लेकिन प्राचीनतम भाग नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए मूल जो पठार है प्रायद्वीपीय पठार, उस पठार का हिस्सा है कौन सा, अपने दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, अब उसी का हिस्सा है। और प्रायद्वीपीय पठार की अगर अपन बात करें तो मूल पृथ्वी की हिस्सा है, भारतीय प्लेट है। पृथ्वी की जो अलग अलग हिस्से उनको प्लेटों के रूप में अध्ययन करते हैं, तो वो मूल प्लेट है। और मूल प्लेट के ऊपर ही क्या है, अरावली वगैरह आदि की जो निर्माण प्रक्रिया हुई है वो उस पर ये प्रायद्वीपीय पठार पे। इसलिए हम ये कह सकें राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक भूभाग तो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। हालांकि कुछ परीक्षाओं के अंदर पहले माना था, लेकिन वास्तविकता में क्या इसका आंसर यही है, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। और कांस्टेबल में जब ये क्वेश्चन आया तो आंसर इसी को सही माना गया था। इसके अलावा
एक क्वेश्चन शायद लैब असिस्टेंट के अंदर भी आया हुआ है कि ये पूछा है कि निम्न में से कौन से दो भौतिक प्रदेश भारत के भौतिक प्रदेशों के हिस्से हैं। क्या क्वेश्चन था, निम्न में से कौन से दो भौतिक प्रदेश निम्न में से राजस्थान के कौन से दो भौतिक प्रदेश हैं जो भारत के दो भौतिक प्रदेशों का हिस्सा है। तो हम कह सकते हैं, पहला तो आपने देख लिया कि जो राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग है वो क्या है, भारत के उत्तरी मैदान का हिस्सा है। और दूसरा अपन देख ही रहे हैं कि ये जो हिस्सा है राजस्थान का कौन सा, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो पूर्वी मैदानी भाग उत्तरी मैदान का हिस्सा और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अब यहाँ अगर अपन इसकी बात करें तो इसका ढाल कहाँ है, तो देखिए अपन ढाल देख रहे हैं इसके उत्तर और पूर्व की ओर, इसका मतलब अगर अपन देखें दक्षिण और पूर्व की तरफ इसका क्या है, ढाल एक तरीके से। तो हम कह सकते हैं इसका ढाल कहाँ पर है, प्रायद्वीपीय इसका हाड़ौती के पठार का, तो दक्षिण पूर्वी पठार दक्षिण पूर्व में और इसका ढाल है। एक क्वेश्चन और आता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मुख्य सीमा भ्रंश है। देखिए जब हम हिमालय का विभाजन करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या आता है कि जब हम सभी हिमालय का विभाजन करते हैं तो एक लास्ट में एक महान सीमा भ्रंश आता है जो शिवालिक के दक्षिण के अंदर से चालू होता हुआ और उत्तरी मैदान से पृथक करता हुआ आगे बढ़ता है। तो ये हम देखते हैं कि ये महान सीमा भ्रंश दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र से गुजरता है, बाराकोटा झालावाड़ से होते हुए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया है, महान सीमा भ्रंश। तो ये भी अब ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी कहते हैं इसको अपन। अब इसके अलावा फिर एक छोटा क्वेश्चन और बनता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा पठार है जो हाड़ौती या दक्षिण पूर्वी पठार का पश्चिमी हिस्सा है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे लेता हूं कि निम्न में से कौन सा ऐसा पठार है जो दक्षिण पूर्वी पठार का पश्चिमी हिस्सा है। पहला भोराट का पठार, दूसरा ऊपरमाल का पठार, तीसरा लसाड़िया का पठार और चौथा गोगुंदा का पठार। आंसर कौन सा है, ऊपरमाल का पठार, क्योंकि ऊपरमाल का पठार अगर अपन देखेंगे कि जस्ट इसके पश्चिम में स्थित है, चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से लेके बिजोले तक का क्षेत्र वो भी किसका है, ऊपरमाल का पठार है। और वो किसका हिस्सा है, हाड़ौती के या दक्षिण पूर्वी पठारी भाग का पश्चिमी हिस्सा है। तो इस तरीके जो क्वेश्चन बिट के आते हैं तो वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डीप में चले जाते हैं, लेकिन ये आंसर है तो है, इसके अंदर अपन कुछ नहीं कर सकते। और जब कभी भी आएगा तो जब पेपर ऐसा आता है तो टिपिकल हो जाता है थोड़ा सा, तो ये अपन को ध्यान में रखना है। अब राजस्थान के, तो देखिए मैंने अपन ने आज डिस्कस किया दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। अब यहाँ अगर अपन देखें तो देख लीजिए, ध्यान रखना, कल बार ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे छोटा भौतिक प्रदेश और सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश तो कौन सा है, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। महान सीमा भ्रंश पे क्वेश्चन आया हुआ है तो ये आपको ध्यान में रखना है, कौन सा हिस्सा है ये आपको ध्यान में रखना है, और क्या क्या इस चीज़ की विशेषता है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में घोड़े की लालनुमा पठारी भाग कौन सा है, तो क्या कहते हैं उसको, शाहबाद पठारी भाग, और कहाँ है, बारां जिले में। डग गंगाधर पठारी भाग झालावाड़ जिले के अंदर। तो ये सारी स्थिति हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए कुछ छोटे छोटे पठार हैं जिसके बारे में अपन यहीं चर्चा भी कर लेते हैं, तो उससे क्या है अपन को बेनिफिट रहेगा, क्योंकि वो भी ज़्यादा तो उसके अंदर कंटेंट नहीं है, तो अपन छोटे पठारी भाग हैं तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो हेडिंग लिख लेते हैं अपन, अन्य पठारी भाग। तो पहला है उड़िया, किसका पठार, उड़िया का पठार। तो हम देखें कहाँ पर है ये, पहले तो अपन देखें सिरोही, कहाँ पर है, सिरोही में। ऊंचाई 1360 मीटर, कितनी, समुद्र तल वो जो आपको दिखता है, ना कि इसका पैंदा। तो यहाँ से अपन समुद्र तल नोट करते हैं, ना कि यहाँ से, ये गलत है और ये सही है। क्लियर। अब अपन देखें राज्य का सबसे ऊंचा पठार। क्लियर, राज्य का सबसे ऊंचा पठार। दूसरा अपन देखें आबू पर्वत, ये भी कहाँ है, सिरोही जिले में। देखिए ये है, इसको कहते हैं पर्वत, लेकिन ये है पर्वत नहीं, क्या है,
पठार है। इसकी हाइट कितनी है? समुद्र तल से 1200 मीटर। ठीक है। राज्य का दूसरा ऊंचा पठार। अब देखो, आबू पर्वत को कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा है? हिंदू ओलंपस। क्या कहा है इसको? हिंदू ओलंपस कहा है आबू पर्वत को। आगे बढ़ते हैं अपन। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पठार है वो है भोराट। भोराट का पठार। भोराट का जो पठार है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि कई एक बार अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाए कि सभी पठार दे दें आपको और पूछे निम्न में से कौन सा ऐसा पठार है जो जल विभाजक का कार्य करता है, अर्थात जल विभाजक का कार्य करता है मतलब कैसे? तो अपन देखें, भोराट का पठार ये तो आ गया उदयपुर। उदयपुर में अगर अपन देखें तो ये कहाँ है? गोगुंदा। और ये अपन देखें राजसमंद। ठीक है, उदयपुर थोड़ा नीचे में और राजसमंद थोड़ा ऊपर है, तो गोगुंदा। और यहाँ अपन देखें राजसमंद की अगर अपन बात करें तो राजसमंद में कौन सा? कुंभलगढ़। अब यहाँ अगर अपन देखें तो गोकुंदा से लेके कुंभलगढ़ तक फैला पठारी भूभाग क्या कहलाता है? भोराट का पठार कहलाता है। अब जल विभाजक कैसे काम करता है भोराट का पठार? कि इसके उत्तर में बहने वाली नदियाँ कहाँ जाती हैं? अरब सागर में। ठीक है। और दक्षिण में बहने वाली नदियाँ कहाँ जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में। किस में जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये क्या करता है? जल विभाजक का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं अपन। तीसरा मतलब और भी जो महत्वपूर्ण पठार है अन्य, उसकी चर्चा करते हैं। अब देखें यहाँ पर अपन एक देखते हैं ऊपरमाल। ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल के पठार की अपन बात करें, ऊपर यानी ऊंचा, माल यानी पठार, तो ऊपरमाल का पठार तो कहाँ है? भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ से, भैंसरोडगढ़ कहाँ है? चित्तौड़। ठीक है। और से लेकर बिजोलिया। बिजोलिया तक। बिजोलिया कहाँ है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा तक का पठारी भूभाग क्या कहलाता है? ऊपरमाल। ऊपरमाल का पठार। ठीक है। अब ये ऊपरमाल का पठार है। अब देखिए, भैंसरोडगढ़ राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं, बिजोलिया पूरे इंडिया का, या हम कह सकते हैं कि भारत का पहला संगठित किसान आंदोलन बिजोलिया, और विजय सिंह पथिक दोनों इस से जुड़े हुए एक दूसरे के पर्याय हैं। बिजोलिया का विजयवल्ली भी नाम है, बिजोलिया को ऊपरमाल भी कहते हैं। तो ये इस तरीके से इसके नाम है। और यही वो पठार है जो हाड़ौती के पठार का, या हम कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी पठारी भाग का पश्चिमी सिरा है। कौन सा है? ऊपरमाल का पठार। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। कई बार अगर पूछा जाए, जो मैंने भोराट का पठार की लक्षण बताए और जो इसके बताए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जाए तो इसका अपन को ध्यान में रखना है। अब इसके बाद फिर अपन छोटा पठार देखते हैं, एक लसाड़िया। लसड़िया का या लसाड़िया का पठार। लसड़िया का पठार ये कहाँ है? देखिए, उदयपुर में। उदयपुर में जयसमंद, उदयपुर में जयसमंद झील के उत्तर पूर्व में कटा फटा पठार या विच्छेदित क्षेत्र कहाँ है? उदयपुर और जयसमंद झील के उत्तर पूर्व में लसड़िया का पठार। फिर अपन देखते हैं क्रास्का। क्रास्का या काकनवाड़ी, काकनवाड़ी का पठार। ठीक है। तो ये कहाँ है? सरिस्का अभयारण्य, सरिस्का अभयारण्य अलवर। और एक और पठार है मानदेसरा। मानदेसरा का पठार। मानदेसरा का पठार कहाँ है? चित्तौड़ में।
कहाँ है, चित्तौड़ के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये छोटे छोटे पठार हैं जो इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं, तो ये अपन को ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से हल्की चीज़ों का देखिए, सारी चीज़ें वही हैं, कोई भी कोचिंग वाला, कोई भी इंस्टीट्यूट वाला नई चीज़ नहीं बताएगा, बताएगा तो एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा बता सकता है, वो भी उसने अगर कोई टेक्स्ट बुक्स वगैरह ढंग से पढ़ रखी हैं तो बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है, सारी चीज़ें वही हैं, बस एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के देता है, और बाकी सारे कंटेंट वही होते हैं, क्वेश्चन तो वहीं से निकल के आता है जो खास चीज़ें होती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके से पढ़ते चलें। और जैसा आपको हमारे को समर्थन मिल रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आप इसको और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और आगे बढ़ें, और हमारी जो भी आपको इस तरीके से हमें और प्रमोट करें। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा। आपका मतलब हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके से कार्य करते रहें। लेकिन एक चीज़ का ध्यान में रखना है कि जिस तरीके से अभी एग्ज़ाम जैसे चल रहा है, एक तरीके का कि एग्ज़ाम की डेट आ रही है, एग्ज़ाम हो नहीं रहा, आगे बढ़ रहा है, तो मन में इस तरह की कोई भी शंका नहीं है। जब तक एग्ज़ाम की डेट अगर नहीं भी आ रही है या आपको नहीं मिल रहा है, तो नंबर ऑफ़ आवर्स थोड़े कम कर सकते हैं, ठीक है। और अपने आप को ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही पढ़ाई छोड़नी है, पढ़ाई को इस तरीके से करें तो इसके अंदर इंटरेस्ट बना रहे एक तरीके से, तो नियमित अध्ययन अपन को चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।